फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1965 की फिल्म वक्त से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने एज डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था 1959 की फिल्म धूल का फूल के साथ। इससे पहले वो कई फिल्मों में अपने बड़े भाई B.R. चोपड़ा को असिस्ट कर चुके थे। धूल का फूल के निर्माता भी B.R. चोपड़ा ही थे। फिल्म हिट थी। इसके बाद यश चोपड़ा ने B.R. फिल्म्स के बैनर के लिए फिल्म डायरेक्ट की धर्मपुत्र। फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म के लिए अख्तर उल इमान को बेस्ट डायलॉग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, पर फिल्म नहीं चली थी। फिल्म फ्लॉप थी। इस कारण यश चोपड़ा बहुत निराश रहने लगे थे। बड़े भाई B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार साहब से कहा कि यश चोपड़ा को थोड़ा मोटिवेट कीजिए। यश चोपड़ा ने एक प्रोग्राम में शाहरुख खान के साथ बात करते हुए जो बताया था वो आपके साथ शेयर करते हैं। नया दौर की शूटिंग के दौरान यश चोपड़ा B.R. चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे। तब दिलीप कुमार और यश चोपड़ा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। धर्मपुत्र फ्लॉप होने के बाद एक दिन दिलीप साहब ने यश चोपड़ा को कार में बिठाया और बंबई की सड़कों पर घूमने लगे। यश चोपड़ा को समझाते रहे कि फिल्म फ्लॉप हो जाने से कुछ नहीं होता, आगे काम पर फोकस करना चाहिए, फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए। तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, नहीं चली कोई बात नहीं। उन दिनों अख्तर मिर्जा ने चोपड़ा भाइयों को एक कहानी सुनाई थी, वो यश चोपड़ा को बहुत पसंद आई थी। परिवार की कहानी थी, 3 भाइयों की कहानी थी। B.R. चोपड़ा इस कहानी को बड़े स्केल पर बनाना चाहते थे। सारे बड़े बैनर्स अब रंगीन फिल्में बना रहे थे, इसलिए B.R. चोपड़ा ने भी सोचा कि इस फिल्म को रंगीन बनाया जाए। B.R. चोपड़ा ये प्रोजेक्ट भी अपने भाई यश चोपड़ा को ही देना चाहते थे डायरेक्ट करने के लिए। इस कहानी के लिए चोपड़ा भाइयों ने जो कलाकार सोच रखे थे वो अलग थे। चोपड़ा ब्रदर्स चाहते थे कि फिल्म में 3 भाइयों के रोल असल जिंदगी में 3 भाई कपूर ब्रदर्स ही करें। चोपड़ा साहब राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर को कास्ट करना चाहते थे। ये भी कहा जाता है कि पिता का रोल भी B.R. चोपड़ा पृथ्वीराज कपूर से करवाना चाहते थे। यानी कपूर परिवार के 4 मेंबर्स इस फिल्म में अपने असली रिश्ते के हिसाब से काम करने वाले थे। एक बार B.R. चोपड़ा निर्देशक बिमल रॉय के साथ कार में ट्रेवल कर रहे थे। उनकी आदत थी अपने दोस्तों से अपनी अगली फिल्म की कहानी डिस्कस करते थे। B.R. चोपड़ा ने बिमल रॉय को बताया कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, इस तरह की कहानी है, मैंने तीनों कपूर भाइयों को कास्ट करने की प्लानिंग की है। बिमल रॉय ने कहा किसी को भी ले लो, पर कपूर भाइयों को इस कहानी में मत लेना, क्योंकि तुम्हारी कहानी में 3 भाई मिलते रहते हैं पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। कपूर भाइयों की शक्लें तो एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ऑडियंस ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। B.R. चोपड़ा को बिमल रॉय की बात अच्छी लगी। उन्होंने यश चोपड़ा को बात बताई। यश चोपड़ा ने कहा ठीक है, पर मैं शशि कपूर को एक रोल जरूर दूंगा, क्योंकि शशि मेरा दोस्त है, मेरी फिल्म धर्मपुत्र में भी काम कर चुका है। ये तय हो गया कि शशि एक रोल निभाएंगे, तो सबसे छोटे भाई का रोल उन्हें दे दिया गया। तब तक शशि कपूर की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि बड़े भाई के रोल के लिए धर्मेंद्र से बात की गई। धर्मेंद्र ने कहा कि अगर मैं अपने करियर की इस स्टेज पर बड़े भाई का रोल करूंगा तो इसी इमेज में बंध जाऊंगा। धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया। उसके बाद वो रोल राजकुमार को दिया गया। अब एक भाई का रोल बचा था, उसके लिए B.R. चोपड़ा ने सुनील दत्त से बात की। सुनील दत्त ने उनकी पिछली फिल्म गुमराह में काम किया था। सुनील दत्त ने पहले तो फिल्म में काम करने से इनकार किया, ये सोचकर कि राजकुमार के होते हुए सारी लाइमलाइट राजकुमार ही ले जाएगा। पर B.R. चोपड़ा ने सुनील दत्त को कन्विंस किया कि जिस तरह का रोल तुम्हें दिया जा रहा है, ऐसा यूथफुल रोल तुमने अभी तक नहीं किया है। कहानी के आखिरी हिस्से में तुम्हारा एक अलग एंगल भी नजर आता है। सुनील दत्त फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। यश चोपड़ा ने बताया था कि उन दिनों प्रोडक्शन डिजाइनर या ड्रेस डिजाइनर होते थे, पर उनका काम ऐसा नहीं था जैसा आज होता है। उन दिनों निर्माता निर्देशक हर चीज में इन्वॉल्व होते थे। कॉस्ट्यूम्स फाइनल करने के लिए मैं खुद डिजाइनर भानु अथैया के साथ जाता था, साथ में होती थी हीरोइन। तीनों आपस में डिस्कस करके कॉस्ट्यूम्स फाइनल करते थे। ये भी कहा जाता है कि साधना का लुक फाइनल करने के लिए यश चोपड़ा ने उन्हें कुछ सिलेक्टिव कॉस्ट्यूम्स पहनाकर उनका स्क्रीन टेस्ट भी लिया था। ये भी कहा जाता है कि एक बार इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स फाइनल करने के लिए यश चोपड़ा साधना के घर गए। साधना जिन कपड़ों में रूम से बाहर आईं, उन्हें देखकर यश जी ने कहा मुझे ऐसा ही लुक चाहिए। चूड़ीदार ड्रेस पहनने का फैसला असल में साधना का ही था। उसके बाद ये ड्रेस फैशन में आ गई। यश चोपड़ा अपनी फिल्म के सेट्स बहुत आलीशान और बहुत खूबसूरत दिखाना चाहते थे। द इलस्ट्रेटेड वीकली इंडिया मैगजीन में
होम डेकोर के डिजाइन्स भी दिखाए जाते थे। यश चोपड़ा ने उस मैगजीन के कई एडिशंस लिए और उनमें से देखकर अपनी फिल्म के लिए सेट्स डिजाइन करवाए। यश चोपड़ा के विजन को आकार दिया आर्ट डायरेक्टर संत सिंह ने। यहाँ से शुरू हुआ यश चोपड़ा की फिल्मों के शानदार सेट्स का सिलसिला। आशा पारेख ने अपनी बुक में लिखा है कि वक्त में यश जी मुझे एक रोल देना चाहते थे, पर जब मुझे पता चला कि साधना पहले ही मेन हीरोइन का रोल कर रही हैं, तो मैंने इनकार कर दिया। साधना मेरी अच्छी दोस्त भी थी, कंपेटिटर भी थी। उसके होते हुए फिल्म में सेकंड हीरोइन का रोल करना मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि उन दिनों मैं खुद लीड हीरोइन के रोल्स करती थी। वक्त में वो रोल शर्मिला टैगोर को दिया गया। शर्मिला टैगोर की इस फिल्म में कास्टिंग के बारे में कई बातें हैं। कहा जाता है कि यश चोपड़ा और शशि कपूर ने शर्मिला की बंगाली फिल्म अपूर्व संसार देखी थी। ये शर्मिला की पहली फिल्म थी, इसे सत्यजीत रे ने बनाया था। ये फिल्म 1959 में आई थी। ये फिल्म देखकर शशि कपूर शर्मिला से बहुत इम्प्रेस हुए थे। शर्मिला की सुंदरता की बहुत तारीफ करने लगे थे। यश चोपड़ा ने कहा, अगर मैं कभी शर्मिला को तुम्हारे साथ कास्ट करूं तो तुम फ्री में काम करोगे? शशि कपूर ने कहा, हाँ, शर्मिला के साथ काम करने के लिए मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। जब वक्त फिल्म के लिए कलाकार फाइनल हो रहे थे, तब यश चोपड़ा ने शशि कपूर को ये बात याद दिलाई। शशि ने कहा, अब 2 बच्चों का पिता बन चुका हूँ, अब मैं फ्री में काम नहीं कर सकता। अब मैं अपने पिता के घर में नहीं रहता, अलग रहता हूँ। एक और बात बहुत फेमस है कि जब शर्मिला अपनी पहली हिंदी फिल्म कश्मीर की कली की शूटिंग कर रही थी, तब शम्मी कपूर से मिलने वहां शशि कपूर आए थे। शर्मिला टैगोर शशि कपूर की सुंदरता से इतनी इम्प्रेस हुई कि बार बार शशि कपूर को ही देखे जा रही थीं। शॉट देते समय गलती कर रही थीं। फिर कश्मीर की कली के निर्देशक शक्ति सामंत ने शशि कपूर से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे काम का नुकसान हो रहा है। शशि कपूर को वहां से जाना पड़ा। अब शशि कपूर और शर्मिला को साथ में काम करने का मौका मिल रहा था, तो दोनों ही बहुत खुश थे। सुनील दत्त के साथ साधना, शशि कपूर के साथ शर्मिला की पेयरिंग की गई। राजकुमार के साथ कोई हीरोइन नहीं थी। कहानी में राजकुमार भी साधना से प्यार करने लगते हैं। तीनों बेटों के पेरेंट्स के रोल के लिए बलराज साहनी और अचला सचदेव को साइन किया गया। बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स निभाने के लिए कई बड़े कलाकार थे। रहमान, जीवन, मनमोहन कृष्ण, मदनपुरी, मोतीलाल, लीला चिटनिस, सुमति गुप्ते, सुरेंद्रनाथ, हरी शिवदासानी, शशिकला और भी कई कलाकार थे। B.R. चोपड़ा पहले इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन से तैयार करवाना चाहते थे। शंकर जयकिशन की तब तक एक बड़ी लिमिटेशन ये थी कि उनके गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ही होते थे। B.R. चोपड़ा के फेवरेट और परमानेंट गीतकार थे साहिर लुधियानवी। इस कारण शंकर जयकिशन वक्त फिल्म के साथ नहीं जोड़ पाए। फिर B.R. चोपड़ा ने संगीतकार रवि को साइन किया। रवि ने B.R. चोपड़ा की पिछली फिल्म गुमराह का संगीत तैयार किया था और ये म्यूजिक बहुत हिट हुआ था। संगीतकार रवि ने वक्त के लिए जो गाने बनाए, उन सदाबहार गानों के बारे में आप सब जानते ही हैं। फिल्म के फाइनल क्रेडिट्स थे स्टोरी F.A. मिर्जा, स्क्रीन प्ले B.R. फिल्म्स, स्टोरी डिपार्टमेंट, डायलॉग्स अख्तर उल इमान, एडिटर प्राण मेहरा, आर्ट डायरेक्टर संत सिंह, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी धर्म चोपड़ा। धर्म चोपड़ा भी B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा के भाई थे। ऑपरेटिव कैमरामैन थे K.G. कोरेगांवकर, उनका काम कमाल था। आगे चल के कमलनाथ गणपत राव कोरेगांवकर यश चोपड़ा के बहुत खास कैमरामैन बने। उन्हें K.G. नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये छोटा नाम उन्हें B.R. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने सजेस्ट किया था। वक्त के गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि, निर्माता B.R. चोपड़ा, निर्देशक यश चोपड़ा। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाऊंगा, चमचम करती हुई शानदार मोटर गाड़ी खरीदूंगा, तो लोग कहेंगे वो देखो वो जा रहा है लाला केदारनाथ। वक्त लाया है खिज़ां। मैंने मेरे फूल जैसे राजू को मारा, बदजात कमीने। क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्या मारा? मेरे खिलाफ जाने का नतीजा मालूम है? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। तुम्हारी जुल्फों की खुशबू इन फूलों में बस गई है। गुल गुलजार कही जाती है, लब पे आई बात। चशो बुलबुल, अब इनकी मर्जी का इनाम इन्हें दे दो। मांगिए राजा साहब, क्या मांगते हैं? फिर कभी जब वक्त आएगा मांग लूंगा। मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। जिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो।
और जो मैं आज करना चाहता हूँ वो ये है। लक्ष्मी, लाला जी, अचानक किस्मत में मुझ पे रहम क्यों आ गया? मुझे इतनी खुशी देती जिसे मैं सहार भी नहीं सकता। अगर मैं आपके बबलू और राजू से मिलवा दूं तो? मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूं, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तेरे लिए जान दे दूं। बोल तो सही, कहाँ है वो बबलू, राजू? भारत की पहली ब्लॉकबस्टर कही जाने वाली फिल्म किस्मत 1943 में आई थी। इसमें बिछड़ने मिलने की बात हुई थी। उसके बाद और भी कई फिल्मों में ऐसी कहानियां बनी, पर वक्त ने इसे एक सुपरहिट फॉर्मूला बना दिया। वक्त को भारत की पहली मल्टी स्टार कास्ट फिल्म कहा जाता है। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे कलाकार एक ही फिल्म में नजर नहीं आए थे। यश जी ने शाहरुख खान के साथ एक प्रोग्राम में बात करते हुए बताया था कि जब वक्त रिलीज होने वाली थी तब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लग गई। इससे फिल्म को नुकसान हो सकता था। बड़ी मुश्किल से अपने सोर्सेज की मदद से फिल्म के जितने प्रिंट्स देश में भेजे जा चुके थे वो सब वापस मंगाए गए और फिल्म को रिलीज होने से रोका। मजेदार बात ये थी कि फिर भी कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म का रिव्यू लिख दिया कि फिल्म कुछ खास नहीं है, फिल्म फ्लॉप है। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई थी। बाकी ट्रेड एक्सपर्ट्स ने बी.आर. चोपड़ा और उनकी टीम को ये कहा था कि जब लड़ाई के बाद फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म देखने के लिए भूखे बैठे लोग पूरे जोश के साथ फिल्म देखेंगे और फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। फिल्म की कामयाबी का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, पर सबसे इम्पोर्टेंट था फिल्म का कंटेंट। फिल्म को आज भी देखें तो फिल्म बहुत फ्रेश लगती है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कलाकारों का काम, गाने, बहुत ही शानदार सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस, यही से यश चोपड़ा ने विजुअल ब्यूटी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी शुरू की। साधना ने इस फिल्म में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना था। साधना और सुनील दत्त का चेंजिंग रूम का सीन शुरू में फिल्म से हटा दिया गया था क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्ट किया था। बाद में यह सारी सीक्वेंस फिल्म में ऐड कर दी गई। साधना की खूबसूरती की बात अक्सर होती ही रहती है। इस फिल्म में भी वो इतने सारे स्टार्स के बीच छाई रहीं। शर्मिला टैगोर भी बहुत खूबसूरत थीं, पर साधना और शर्मिला जब एक साथ स्क्रीन पर नजर आईं तो साधना बहुत क्लियरली बहुत डोमिनेटिंग लगी। राजकुमार को सही मायने में पॉपुलर इसी फिल्म ने किया था। उनके डायलॉग्स यहाँ से पॉपुलर होने शुरू हुए। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सुनील दत्त का काम बहुत अच्छा था। शशि कपूर के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। रोल के हिसाब से उनका काम भी अच्छा था। रहमान की पर्सनैलिटी ही आधे से ज्यादा काम कर देती थी। उनका काम बहुत अच्छा था। चिनाय सेठ का किरदार उन्होंने अमर कर दिया। फिल्म के अंत में कोर्टरूम ड्रामा शामिल करके फिल्म को और भी एंटरटेनिंग बना दिया था। फिर कोर्ट में जब बिछड़ा हुआ परिवार मिलता है तो वो सीन जितनी बार देखो उतनी बार रुला देता है। अचला सचदेव का काम बहुत अच्छा था। बलराज साहनी की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लाला जी, अचानक किस्मत में मुझ पे रहम क्यों आ गया? मुझे इतनी खुशी देती जिसे मैं सहार भी नहीं सकता। अगर मैं आपके बबलू और राजू से मिलवा दूं तो? मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूं, जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तेरे लिए जान दे दूं। बोल तो सही, कहाँ है वो? बाकी भी छोटा बड़ा रोल निभाने वाले हर कलाकार का काम अच्छा था। फिल्म के सारे गाने हिट थे। उन दिनों बी.आर. चोपड़ा रफी साहब से अपनी फिल्म में गाना नहीं गवाते थे, पर इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जैसे कंपोज किया गया था उसके साथ सिर्फ रफी साहब ही इंसाफ कर सकते थे। वक्त से दिन और रात, वक्त का हर शय पे राज। संगीतकार रवि ने यह बात क्लियरली बी.आर. चोपड़ा को समझा दी थी कि ये गाना रफी साहब से ही गवाना चाहिए। इसलिए बी.आर. चोपड़ा ने रफी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म के लिए गाना गाइए। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। फिर रफी साहब ने जो गाया, जिस तरह गाया, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ये गाना आज भी पॉपुलर है। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। मन्ना डे साहब का जादुई अंदाज में गाया सदाबहार सुपरहिट गाना ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। ये गाना तब से लेकर आज तक फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना है। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। इस गाने का फिल्मांकन असाधारण रूप से शानदार है। बलराज साहनी की अदायगी और अचला सचदेव का ढोलक बजाते हुए रिएक्ट करना, शर्माना लाजवाब है। 3 गाने आशा भोसले सोलो थे। इनमें
इनमें से 2 गाने पर्दे पर साधना ने गाए। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, चेहरे पे खुशी छा जाती है। आशा जी का गाया एक गाना पर्दे पर एरिका लाल ने गाया, आगे भी जाने ना तू। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, चेहरे पे खुशी, हर चीज पे नूर आ जाता है, आगे भी जाने न तू। 3 गाने महेंद्र कपूर और आशा भोसले डुएट्स थे। दिन है बहार के, तेरे मेरे इकरार के पर्दे पर शशि कपूर शर्मिला। 2 डुएट्स सुनील दत्त और साधना ने पर्दे पर गाए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, मैंने एक ख्वाब सा देखा है। ये गाना टेलीफोन पर चलता है, ड्रीम सीक्वेंस दिखाई गई है। सुनने से ज्यादा ये गाना देखने में अच्छा लगता है। इसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। दिन है बहार के, तेरे मेरे इकरार के, कैसे प्यार करें, हम जब सिमट के आपकी निगाहों में आ गए। मैंने देखा है कि फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। बेस्ट डायरेक्टर यश चोपड़ा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राजकुमार, बेस्ट स्टोरी एफ.ए. मिर्जा, बेस्ट डायलॉग्स अख्तर उल ईमान, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी धर्म चोपड़ा। साधना को बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला था। बी.आर. चोपड़ा यानी बी.आर. फिल्म्स को बेस्ट फिल्म नॉमिनेशन मिला था। फिल्म के बजट की कोई सही जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म का बजट 30-32 लाख के करीब था। फिल्म की नेट कलेक्शन थी 3 करोड़। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। वक्त 1965 की टॉप फिल्म थी। 1965 में आई सदाबहार फिल्म वक्त के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। इस फिल्म से जुड़ी कोई और बात आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।